बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामदीन नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी लक्ष्मी और 17 साल की बेटी कमला के साथ रहता था। अब जुताई का वक्त आ गया है। एक बैल से पूरा खेत जोतना नामुमकिन है। हर साल जमींदार साहब से बैल मांगता हूँ, इस बार भी जाना ही पड़ेगा। बाबा, आप जमींदार साहब के पास जाओ, लेकिन इस बार साफ साफ बात कहिएगा। पिछली बार उन्होंने बहुत समय के बाद बैल दिया था, और इस बार अनाज जरा सोच समझ कर देना। और हाँ, पिछली बार भी उसने मरियल सा बैल दिया था, इस बार बैल जरा देखभाल कर लेना। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर बलवंत सिंह से बैल लेकर आता हूँ। रामदीन जमींदार बलवंत सिंह की हवेली की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुँचा तो हवेली के बाहर 2 नौकर पहरा दे रहे थे। राम राम भैया, जमींदार साहब से मिलना है, कहिएगा रामदीन आया है बैल लेने। खड़ा रहे, पूछ कर आते हैं, जमींदार साहब बहुत व्यस्त हैं। इतना बोलकर वो नौकर जमींदार साहब के पास जाता है। हुजूर, वो रामदीन आया है बैल लेने। बुला लो उसे, इस बार ऐसा बैल दूंगा कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जी मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। और सुन, इस बार रामदीन को वो बूढ़ा बैल देना है। राम राम मालिक, जुताई का वक्त आ गया है, आपका बैल मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। अरे रामदीन, तुम तो हमारे अपने हो, एक बैल क्या 2 मांगो, लेकिन इस बार अनाज समय से चाहिए, समझे? जी मालिक, हर साल की तरह इस बार भी 1/3 अनाज आपको मिलेगा। जाओ, वो बैल खोल दो, वही देना है रामदीन को। जमींदार ने जानबूझकर एक बीमार थका हुआ बैल रामदीन को दे दिया ताकि खेत समय पर ना जुते और वो बहाना बनाकर जमीन हड़प सके। अरे नहीं चल रहा, ये तो बीमार है। हे भगवान, अब क्या होगा? बाबा, बैल तो हिल भी नहीं रहा, इसका तो दम ही निकला जा रहा है। ये बलवंत सिंह की चाल है। अब खेत कैसे जोतूं? अगर देरी हुई तो बारिश आ जाएगी, सारी फसल चौपट हो जाएगी। मैं कहती थी ना, ये जमींदार धोखेबाज है। हर साल हमारी मेहनत खा जाता है और बदले में सड़ा बैल थमा देता है। बाबा, हम कोई और उपाय करें, गांव में किसी से बैल किराए पर ले लें। किसी के पास बैल नहीं है, सबने खुद की जुताई शुरू कर दी है। इस बार भगवान ही मालिक है हमारा। रामदीन किसी तरह अपने खेतों में हल जोतने लगता है। अभी पूरा खेत जोता भी नहीं था कि जमींदार का बैल जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। अरे अरे उठ, क्या हो गया रे तुझे? हे भगवान, ये तो मर गया। रामदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। वो बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उठकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। हुजूर, बुरा मत मानिएगा, एक अनहोनी हो गई है। आपका बैल खेत में ही गिर पड़ा और वो मर गया। क्या? अरे रामदीन, ये तुमने क्या कर दिया? वो मेरा सबसे प्यारा बैल था, तुमने उसे मार डाला। अब मेरा बैल मुझे वापस करो, चाहे कहीं से भी लेके आ। हुजूर, आप चाहे तो मेरा बैल ले लीजिए, वो थोड़ा दुबला है लेकिन काम का है। तुम्हारे बैल का भला मैं क्या करूंगा? कहाँ मेरा सांड जैसा बैल और कहाँ तुम्हारा मरिया सा जानवर, कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे मुझे तो मेरा बैल ही चाहिए, और अगर नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। ये सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्नदाता, अगर मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो अपने बीवी बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? मेरी तो पूरी रोजी रोटी उसी पर टिकी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, या तो बैल वापस करो या जमीन दे दे। हुजूर, हर साल मैं आपको 1/3 फसल देता हूँ, इस बार आधी फसल दे दूंगा, बस मेरी जमीन मत छीनिए। आप चाहे तो मुझे सजा भी दिलवा दीजिए, अब मैं हार चुका हूँ। रामदीन, या तो चुपचाप अपनी जमीन मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे राज दरबार तक घसीट कर ले जाऊंगा। ठीक है हुजूर, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहकर रामदीन अपने घर की ओर चल पड़ता है। अपने घर आकर रामदीन बिना कुछ खाए पिए चारपाई पर लेट गया। कुछ खा लो जी, दिन भर से भूखे हो। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा लक्ष्मी, मन में बस एक ही बात घूम रही है कि अब क्या होगा। बाबा, क्या जमींदार आपको जमीन छीनने पर मजबूर करेगा? पता नहीं बिटिया, वो तो राजा तक जाने की धमकी दे रहा था, अब तो भगवान ही मालिक है। और हुआ भी वही। अगली सुबह जमींदार बलवंत सिंह ने राज दरबार में रामदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। बलवंत सिंह जी, आपकी शिकायत राजा साहब तक पहुंचा दी गई है, 2 दिन बाद राज दरबार में उपस्थित हो जाइए। अब देखता हूँ वो गरीब किसान कैसे बचता है, खुद राजा तय करेंगे कि सजा क्या होनी चाहिए।
राजा ने रामदीन को राज दरबार में पेश होने का आदेश जारी कर दिया। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही रामदीन के घर जा पहुंचे। रामदीन, राजा का हुक्म है, परसों सुबह राज दरबार में हाजिर होना है। जमींदार की शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। जो हुक्म सरकार, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। हे राम, अब दरबार भी जाना पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ अमीरों की चलती है। अब आखिरी उम्मीद वही दरबार है। अगर वहां भी अन्याय मिला तो शायद मेरा अंत ही न्याय होगा। 2 दिन बाद रामदीन और बलवंत सिंह राजा के दरबार में खड़े थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्रियों और दरबारियों की नजरें दोनों पर टिकी थी। बताओ बलवंत सिंह, क्या समस्या है? महाराज, ये रामदीन मेरा पड़ोसी है। इसके पास सिर्फ एक बैल है और हर साल ये मुझसे दया की भीख मांगकर मेरा बैल खेत जोतने के लिए ले जाता है। मैं भी हर बार इसे दया में बैल दे देता हूँ, लेकिन इस साल इसने मेरा बैल लिया और वापस ही नहीं दिया। अब कहता है कि मेरा बैल मर गया महाराज। मैं अब इससे इसका बैल नहीं, इसकी जमीन मांग रहा हूँ, पर यह तो अपनी जमीन देने को भी तैयार नहीं है। अब आप ही इंसाफ कीजिए महाराज। राजा ने रामदीन की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, रामदीन, क्या तुमने बलवंत सिंह का बैल लिया? और अगर लिया तो उसे वापस क्यों नहीं किया? महाराज, ये बात सच है। हर साल की तरह इस साल भी मैंने जमींदार साहब का बैल खेत जोतने के लिए लिया था। जुताई के दौरान पता नहीं कैसे उनका बैल अचानक गिर पड़ा और मर गया। महाराज, मैं अपना बैल इन्हें देने को तैयार हूँ, साथ ही आधी फसल भी देने को तैयार हूँ, पर ये मेरी जमीन मांग रहे हैं। अगर मैंने जमीन दे दी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। आपसे विनती है महाराज, कृपया न्याय कीजिए। मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्हें समझ आ गया था कि बलवंत सिंह की नीयत रामदीन की जमीन हड़पने की है, लेकिन बैल सचमुच बलवंत सिंह का था और वो मर गया, सो नुकसान उसका भी हुआ। मगर राजा जानते थे कि एक गरीब किसान की जमीन अगर छिन गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, मैं जो भी फैसला करूंगा उसमें से एक का नुकसान और एक का भला होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं तुम दोनों से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जो भी इनका सही सही उत्तर देगा, फैसला उसी के पक्ष में होगा। ठीक है महाराज, पूछिए आपके 3 सवाल। तो सुनो मेरे प्रश्न। पहला, इस संसार में सबसे मधुर चीज क्या है? दूसरा, इस संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? और तीसरा, इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? रामदीन और बलवंत सिंह दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। दोनों सोच में पड़ गए। राजा ने उनकी हालत देखकर कहा, तुम दोनों को सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। 2 दिन बाद वापस आओ और जो भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देगा, फैसला उसी के हक में सुनाया जाएगा। फैसले की डोर अब बुद्धि के हाथों में थी। दोनों पक्ष सोच में डूबे। धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गए। अब देखता हूँ वो गवार रामदीन राजा के सवालों का जवाब कैसे देता है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अब जिंदगी का फैसला इन सवालों के जवाब पर टिका है। रामदीन जब अपने घर पहुंचा तो वो बहुत परेशान था। उसने कुछ खाया नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने चुप और उदास क्यों हैं? बिटिया, राज दरबार में 3 सवाल पूछे हैं। अगर मैं सही जवाब ना दे पाया तो जमीन चली जाएगी और साथ में हमारी जिंदगी भी। रामदीन ने अपनी बेटी कमला को दरबार में हुई हर एक बात विस्तार से बता दी और राजा द्वारा पूछे गए 3 सवाल भी। बस पिताजी, आप इतने परेशान हो रहे हैं इन आसान से सवालों के लिए। अरे इन तीनों के जवाब तो मुझे आते हैं। सच में कमला, तुझे आते हैं इनके जवाब? हाँ पिताजी, पर पहले आप कुछ खा लीजिए। भूखे पेट दिमाग भी काम नहीं करता। तू सच में मेरी बेटी नहीं, देवी है बेटिया। रामदीन को जैसे ही नई उम्मीद की किरण दिखी तो वो तुरंत ही खाना खाने बैठ गया। खाना खत्म होते ही कमला अपने पिता के कान के पास जाकर धीरे धीरे 3 सवालों के उत्तर बताती है। कमला, तूने तो मेरे सारे दुख हर लिए। अब मुझे किसी का डर नहीं। आप निडर होकर दरबार जाइए पिताजी। सच्चाई और समझदारी की जीत जरूर होगी। अब रामदीन तैयार था राजा के सामने जाकर न सिर्फ अपने सवालों के उत्तर देने के लिए, बल्कि अपने आत्म सम्मान और परिवार की जमीन को बचाने को। 2 दिन बाद रामदीन और बलवंत सिंह फिर से राज दरबार में हाजिर हुए। अब समय है मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने का।
बलवंत सिंह, तुम पहले बोलना चाहते थे। जी महाराज, सबसे पहले उत्तर देने का सौभाग्य मुझे ही दीजिए। राजा ने सहमति दे दी। बलवंत सिंह ने इशारे से बाहर खड़े अपने नौकर को बुलाया। नौकर एक डिब्बा लेकर आया जिसमें शहद भरा हुआ था। महाराज, ये मधु है, शहद, यही संसार की सबसे मधुर चीज है। फिर बलवंत सिंह ने अपने घोड़े को दरबार में बुलाया, एक सुंदर दमदार घोड़ा। महाराज, ये मेरा चेतक है, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, चाहे तो आप परख भी सकते हैं। इसके बाद बलवंत सिंह ने अपनी जेब से सोने की मोहरों की थैली निकाली। महाराज, ये संसार की सबसे कीमती चीज है, सोना। इससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, और ये तीनों चीज मेरी तरफ से आपको भेंट है। कृपया स्वीकार कर मुझे धन्य करें। ये सुनकर राजा का चेहरा बदल गया, आंखों में क्रोध चमक उठा। क्या तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो बलवंत सिंह? माफ करें महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रामदीन, अब तुम अपने उत्तर दो। महाराज, आपका पहला प्रश्न था इस संसार की सबसे मधुर चीज क्या है, तो उसका उत्तर है इंसान की बोली, उसकी जीभ की मिठास। मीठे वचन पराये को भी अपना बना देते हैं। दूसरा प्रश्न था सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है, तो महाराज वो है मन। मन एक क्षण में कहां से कहां दौड़ जाता है। और तीसरा प्रश्न था सबसे कीमती चीज क्या है, तो वो है चरित्र। अगर इंसान चरित्रवान है तो वो सबसे अमीर है, और यदि चरित्रहीन है तो उसके पास धन दौलत होकर भी वो गरीबी कहलाता है। अद्भुत अद्भुत उत्तर है रामदीन, तुम्हारी बुद्धिमता से हम बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन एक बात बताओ, उस दिन तुमने ये उत्तर क्यों नहीं दिए थे? महाराज, सच कहूं तो मुझे उत्तर आते ही नहीं थे। ये तो मेरी बेटी कमला ने मुझे सिखाए हैं। वो बहुत ही चतुर और समझदार है। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गए। इतनी बुद्धिमान कन्या, और वो भी एक गरीब किसान की बेटी, उसे तो राजमहल में होना चाहिए। क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। रामदीन, निर्णय तुम्हारे पक्ष में जाता है। अब तुम्हें बलवंत सिंह को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। बलवंत सिंह तो पहले ही धनी है। एक बैल गया तो क्या हुआ, वो 10 और खरीद सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए जमीन ही जीवन है। और बलवंत सिंह, जो तुम 3 उपहार मेरे लिए लाए थे, अब वो तुम रामदीन को दोगे। बलवंत सिंह की हालत पतली हो गई, पर राजा का आदेश था तो वो टाल ना सका। मधु से भरा डब्बा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा और सोने की थैली सब रामदीन को सौंप दिए। बलवंत सिंह सर झुकाकर दरबार से निकल गया। रामदीन, तुम्हारी बेटी की बुद्धिमता से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम उससे मिलना चाहते हैं। कल उसे राज दरबार में भेजो, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कैसी शर्तें महाराज? वो निर्वस्त्र भी आए, और वस्त्र पहनकर भी वो हमारे लिए उपहार भी लाए और नहीं भी लाए। रामदीन समझ नहीं पाया कि राजा क्या कह रहे हैं, पर फिर भी वो सर झुकाकर बोला, जो आज्ञा महाराज, मैं उसे बताकर भेज दूंगा। रामदीन के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। राजा की पहेली भरी शर्तें सुनकर रामदीन घबराया हुआ घर लौटा। चारपाई पर बैठते ही उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पिताजी, अब क्या हुआ? आप फिर से इतने परेशान क्यों हैं? क्या राजा को उत्तर पसंद नहीं आए? नहीं बेटी, उत्तर तो राजा को बहुत पसंद आए, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अजीबोगरीब शर्तें रखी हैं। क्या कहा? अब हमारी बेटी की परीक्षा होगी? कैसी परीक्षा है ये? राजा चाहते हैं कि कमला राज दरबार में आए। वो वस्त्र पहनकर भी हो और निर्वस्त्र भी, वो उपहार लाए भी और नहीं भी। हे भगवान, ये कैसी बात हुई? हमारी बेटी कोई तमाशा है क्या? राजा से ऐसे प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी। हमारी बेटी क्या अब अपनी इज्जत दांव पर लगाए? माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। मुझे राजा के मन की बात समझ में आ गई है। मैं सब संभाल लूंगी। बिटिया, तू अभी 17 की भी पूरी कहाँ हुई है, और ऐसे पेचीदा प्रश्न क्या तू सच में हल कर पाएगी? माँ, आपने ही तो सिखाया था कि समझदारी से हर कठिनाई का हल निकलता है। बस पिताजी से कहो कि वो मुझे 3 चीजें ला दें, मछली पकड़ने का जाल, एक पिंजरा और एक चिड़िया। अरे, इन सब चीजों का तुझे क्या करना है? बस माँ, सब समझ आ जाएगा। आप मुझ पर विश्वास रखो। रामदीन ने अगली सुबह तीनों चीजें लाकर दे दी। अब कमला ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने शरीर के जरूरी भागों को कपड़े से ढक लिया और बाकी शरीर पर मछली पकड़ने वाला जाल ओढ़ लिया और हाथ में एक पिंजरा लिया जिसमें एक प्यारी सी चिड़िया बंद थी।
राजा ने जब कमला को दरबार में प्रवेश करते हुए देखा तो ठिठक गए। ऐसी रूपवती, तेजस्विनी और चतुर कन्या उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। महाराज, आपने कहा था कि मैं वस्त्र पहनकर भी आऊं और निर्वस्त्र भी, तो ये देखिए, मेरा शरीर ढका भी है और जाल ओढ़कर अंशतः खुला भी है। आपने कहा था उपहार लाऊं और नहीं भी लाऊं, तो ये रही मेरी ओर से एक चिड़िया। कमला ने पिंजरा खोला और जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, चिड़िया उड़ गई। महाराज, मैंने आपको उपहार दिया भी और नहीं भी। वाह कमला, तुम तो सच में बुद्धि और सुंदरता का संगम हो। तुम्हारी जैसी चतुर लड़की को तो राजमहल में होना चाहिए। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? महाराज, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, पर मैं चाहती हूँ कि आप पहले मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगे। राजा ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर रामदीन और लक्ष्मी को राज दरबार बुलाया। रामदीन जी, लक्ष्मी जी, मैं आप दोनों की बेटी कमला से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये सौभाग्य देंगे? महाराज, हमारी बेटी को रानी बनाकर हमारी जिंदगी को आपने अमर कर दिया। आपका प्रस्ताव हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं ये रिश्ता सहर्ष स्वीकार करता हूँ। महाराज, जब मेरी बिटिया पैदा हुई थी तब लोगों ने ताना मारा था, लड़की हुई है, पर आज वही बेटी आपके जैसे राजा की रानी बनने जा रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। बस माँ होने के नाते एक बात कहूँगी, मेरी बेटी को हमेशा सम्मान देना, क्योंकि उसने हमेशा सच्चाई और समझदारी का साथ दिया है। लक्ष्मी माता, आपकी बेटी सिर्फ मेरी रानी नहीं होगी, बल्कि पूरे राज्य की प्रेरणा बनेगी। मैं वचन देता हूँ कि कमला को हमेशा मान सम्मान दूंगा। राजा और कमला का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। कमला रानी बनकर राजमहल में रहने लगी।